तसद्दुक़ जिलानी अपने घर में तशरीफ़ फरमाए, गहरी सोच में डूबे हुए हैं और उनका मन भी है कि कोई यखनी वगैरह मैं पी लूँ और सेहत के लिए भी बेहतर है। इंटेलेक्चुअल ब्रेन है पाकिस्तान का, बड़ी मोतबर शख्सियत, बड़े शरीफुन नफ्स आदमी, बहुत बड़ा नाम है और फैमिली डिस्कशन चल रहा है और वो गहरी सोच में गुम है। फैमिली उन्हें बता रही है, गाइड कर रही है, समझा रही है और वो गहरी सोच में गुमे हुए। और असल मसला ये हुआ कि काजी साहब की जो सारा इमारत थी वो बेसिकली एक ईंट पे खड़ी थी और वो ईंट अगर सिरकती थी तो जो मामला चल रहा था, जो स्टेटस को चल रहा था या जो बंदोबस्त चल रहा था, वो सारा गिरने का फिर खदशा था। ये इनिशिएट स्टोरी इस तरह होती है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने बहुत कुछ कंसीडर किया। उन्होंने पहले माना, डिस्कशन भी हुआ, वो रेडी भी थे, वो काम भी करना चाहते थे, वो कमीशन को हेड भी करना चाहते थे। कमीशन को हेड करके वो अदलिया के इस सेंसिटिव तरीन मामले की कोई जांच भी करना चाहते थे, इसका प्रोब भी करना चाहते थे। ये सारा कुछ वो चाह रहे थे। फैमिली इस हक में नहीं थी। फैमिली का ख्याल था, बच्चों का ख्याल था कि ये ना करें और इससे आप दूर रहिए, खुद इनकार कर दें, ये वो सारा। तो 75 ईयर्स ओल्ड एक चीफ जस्टिस, उन पर फैमिली की तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अभी सोसाइटी या बाहर के लोगों की बात हम नहीं कर रहे, मैं असल में जजों की बात करते हुए फैमिली का मैं प्रेशर और फैमिली का मैं तज़किरा ही नहीं करता। वो फील आता है कि कुछ जलसा होने लगा है और ये वो क्योंकि ये ब्रेन्स हैं सारे, इन्होंने बाई बुक चलना होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब को कन्वे किया गया उनकी अपने ख़ानदान की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, कि ये कल कलां को जाके इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे जो एग्जेक्टिव्स की तरफ से उसको अंडरमाइन करने के लिए जो सारा एक ताना बाना और वेब क्रिएट हुआ है, वो सवालिया निशान बन जाएगा, बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा? पहली दफा गवर्नमेंट के ऊपर रिटन शेप में चार्ज शीट है कि उसने जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो किया है वो ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है। हमाद अजहर साहब मुझे पिछले रोज़ों में मिले थे, इन्हीं दिनों में, कोई फर्स्ट रमज़ान था, सेकंड रमज़ान का पहला अशरा शायद गुजर चुका था और इसी तरह ये अप्रैल चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपने क्या किया, ये क्या करते रहे आप और काजी फायज को क्यों तंग करते रहे और ये वो। तो उन्होंने कहा जाके फरोग नसीम से पूछे। मुझे खैर पता है ड्राफ्ट किसने क्या किया था, वो ड्राफ्ट कहाँ बना था, किन लोगों ने वो ड्राफ्ट किया था और किसके हाथ से वो लिखा गया था, ये सारा बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट पता है उन सारे किरदारों को। वो मौजू चूंकि नहीं है, आज काजी फायज का रेफरेंस जो है वो मौजू नहीं है। काजी फायज के रेफरेंस भेजने वाले कल हाई कोर्ट में वकला बहाली तहरीक के लिए काम कर रहे थे और वो बात कर रहे थे, अपना डिस्कशन कर रहे थे। और मुझे याद है कि मैं अब चलते हमारा कैमरामैन जो है वो बैक फुट पे चल रहा था, तो दो कैमरे थे, एक मास्टर कैम था जिसने हमें कवर करना था और दूसरा इंसर्शंस वाला कैमरा था जिसने छोटी छोटी इंसर्शंस लेना होती है ताकि देखने वाले जो हैं उन्हें टू पिक्चर ज़रा नज़र आ जाए या टू डायमेंशंस और भी नज़र आ जाए, दूसरा फ्रेम भी उसमें एग्जिस्ट करे। तो वो चलते हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही जो इंसर्शन वाला कैमरा है वो बैक फुट पे चल रहा है। इंसर्शन वाले कैमरे की बैक फुट पे इतने चलने की जरूरत नहीं होती, वो साइड से किसी और जगह से भी एक आध फ्रेम लेके और बहुत दूर से भी अच्छा फ्रेम लेके एस्टेब्लिश कर सकता है, उसका कोई ऐसा नहीं। मास्टर कैम को बैक फुट पे चलना पड़ता है। मैं सदर साहब के साथ साथ चल रहा हूँ और ये ना गिर गया, नीचे गिरा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ रहा, बचत रही है, अल्लाह का फजल है। कैमरामैन पीछे किसी चीज़ से कोई सोफा सा पड़ा था तो उसके साथ वो अटक गए और गिर गए पीछे और कलाबाजी लगी है और फिर उठ गए और कपड़े झाड़े हैं। तो इस दौरान वो देख रहे हैं, वो उनके जो रिमार्क्स आए हैं साबिक सदर पाकिस्तान के, वो महफूज हैं हमारे कैमरों में। तो वो कह रहे हैं कि मीडिया को देख के चलना चाहिए। तो उनके स्पॉन्टेनियस मुंह से निकला है कि मीडिया को देख के चलना चाहिए। तो खैर काजी साहब से बात शुरू हुई, रेफरेंस से शुरू हुई सदर पाकिस्तान और कल वाला वाकया ही आ गया। अब वापस आ जाएं उधर ही। तो वहाँ मामला जो है उनकी फैमिली की जानिब से उनको बहुत इनपुट दी गई
फैमिली ने उन्हें कन्विंस किया कि आप पूछें गवर्नमेंट से कि मीटिंग मिनट्स आपको भेज दे। ये चीजें कंसीडर कब होना शुरू हुई, कब उन्होंने इसको सीरियस लेना शुरू किया? नो करने की तरफ। जब आप नो करने की तरफ जाते हैं तो आप ज्यादा होमवर्क करते हैं। मैंने नहीं कभी देखा यस करने गई कोई पार्टी बहुत होमवर्क करके गई हो, मैंने कभी नहीं देखा। आप जब नो करने जाते हैं तो आप पक्का शेल्टर लेके जाते हैं, पक्का काम करके जाते हैं, पक्की मैनेजमेंट करके जाते हैं, सारा कुछ। ये आम रूटीन की बात है। तो वो तो ब्रेन, जुडिशरी के ब्रेन बैठे हैं, तो उन्होंने तो फिर बताना था ना कि भाई हमने जो देखा है सारा मामला। असल उन्हें प्रॉब्लम यही हुआ कि उन्हें जब ये पता चल गया कि ये मामला जो है वो 6 के 6 जज चैलेंज करने जा रहे हैं। 6 जज उस मामले को जब चैलेंज करने जा रहे हैं और TORs जो सेट किए हैं, अब देखिए गवर्नमेंट ने जो TORs भिजवाए हैं, जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि हमने भिजवाए हैं, वो TORs जब मंजरे आम पर आ जाएंगे तो क्या बनेगा? जजेस के लेटर के जो स्कोप है उनके मुताबिक टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो कैसे सेट आपने करना है। अभी भी आप देखें स्ट्रेटेजी तय होगी ना, कल इसकी समाप्त है तो कल स्ट्रेटेजी तय होगी। 1-2 दिन स्ट्रेटेजी में लग जाएंगे कि क्या करना है, TORs कैसे होने हैं, ये कैसे। जैसे धांधली कमीशन में हुआ था, उसमें अटॉर्नी जनरल भी अगर खड़े हैं तो वो भी अपनी इनपुट दे रहे हैं, कोर्ट कहता है जी असिस्ट करें हमें बताएं। तो ब्रेन कौन बैठे हैं? CJ साहब खुद बैठे हैं उस वक्त के, और वो TORs तय कर रहे हैं, या उनका जो कमीशन है वो TORs तय कर रहा है। तो असल काम ही तो TORs है। TORs वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए आपने प्रोब करके मैटर को सरफेस करना है कि हुआ क्या था। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पिछली गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट की, एक लाइन की, एक लफ्ज की अमेंडमेंट ने इस दौर के इलेक्शन का पट्टा बिठा दिया। एक लफ्ज ने। अमेंडमेंट ये थी कि जब आपका ट्रिब्यूनल में मैटर जाना है, तो ट्रिब्यूनल में जब वो मैटर जाना है तो उसका टाइम बाइंडिंग खत्म कर दी। हाई कोर्ट के जज ने बैठना है तो टाइम बाइंडिंग खत्म कर दी कि वो कितनी देर बैठ सकता है, बात खत्म हो गई। आपको कानून कहता ही नहीं कि आप उसको 20 घंटे में फैसला दें, 4 दिन में फैसला दें, 10 दिन में फैसला दें। जैसे ट्रायल कोर्ट्स का उन्होंने टाइम बांट कर दिया कि भाई इतनी देर में आप करें। जैसे वो ज़ैनब कत्ल केस का हुआ था या आबिद मलिक केस का हुआ था, तो स्पीडी ट्रायल करके उसको आपने फिक्स किया और मामला खत्म किया। तो इन सारे मामलों में आप देखें TORs जब तय होंगे और वो उनका मैकेनिज्म अच्छा नहीं होगा, वो उसके मुताबिक नहीं होंगे, साथ उन्हें मीटिंग मिनट्स मांगने का ख्याल आ गया। आप ये देखें कि जो तसद्दुक जिलानी साहब हैं उनकी पहुंच से कितने दूर हैं अतर मनीला साहब, उनकी पहुंच से मुनीब अख्तर साहब कितने दूर हैं, आयशा मलिक साहिबा कितनी दूर हैं, या आफरीदी साहब कितने दूर हैं, और खास तौर पर जमाल मंदोखेल साहब वो कितने दूर हैं। जब ये सारे उनकी एक्सेस में हैं, उनकी रेंज में हैं, तो फुल कोर्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंच गई। तो जो जुडिशरी के ब्रेन हैं उनकी फैमिली को कितना पता होगा? क्या उनकी फैमिली को ये जब पता चला कि जजेस जो हैं वो उनका चैलेंज कर रहे हैं तो फिर क्या डिस्कशन हुआ होगा? फिर तसद्दुक जिलानी साहब की फैमिली का प्रेशर उन पर कितना ज्यादा पड़ गया होगा कि जब आपका कमीशन ही चैलेंज हो जाना है तो आपका स्कोप फिर क्या रहेगा? फिर आप इंडिपेंडेंट इधर काम भी नहीं कर सकेंगे, फिर आप किसी को तलब नहीं कर सकते। रिटायर्ड जजेस जो हैं, रिटायर्ड जज का कमीशन जो है वो हाजिर सर्विस जजेस को कैसे रिलीफ दिलाएगा? और फिर उन बातों का भी पहुंचना तसद्दुक जिलानी तक कि जहां जजेस कह रहे हैं कि हमें गोली आप मार दें। मतलब मैं ये कह रहा हूं सिंपल कि कोई भी बंदा, कोई भी शख्सियत जब मदय्यत करने पर अड़ जाती है कि मैंने अपने केस की पैरवी करनी है और मदय्यत करनी है, तो फिर बड़ा मामला हो जाता है। अब 184(3) के तहत इसका प्रूव करने का तो स्कोप है नहीं, तो फिर बात कमीशन की तरफ शायद जाए, या बात फिर किस तरफ जानी है। और तसद्दुक जिलानी साहब को मीटिंग मिनट्स फिर दे देते फुल कोर्ट के, तो फिर शायद वो मान जाते, वो कहते कि ठीक है। उनके ना करने में हसनात मलिक जो कह रहे थे मीटिंग मिनट्स का मसला, ये हसनात साहब की तरफ से खबर आई कि मीटिंग मिनट्स उन तक नहीं पहुंचे। मेरी खबर ये थी कि उन्हें जब ये पता चला कि 6 जजेस चैलेंज करने जा रहे हैं, फैमिली का ऑलरेडी प्रेशर मौजूद था, तो फिर जो मामला ऑलरेडी चल रहा था वो और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया। अब काजी साहब की जितनी इमारत है वो एक ईंट पे खड़ी है, वो ईंट जो ही निकली नीचे से तो धड़ाम से मामला हो गया। अब ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर कैसे मसला करेगी? इमरान खान की गवर्नमेंट को
बड़े संजीदा लोगों ने समझाया था कि काजी साहब को ना छेड़िएगा। परवेज मुशर्रफ को उस दौर में समझाया गया था कि जजेस को ना छेड़िएगा। ब्रिगेडियर इजाज शाह भी उस मीटिंग में मौजूद थे जहां इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ डिस्कशन हुआ था। और फिर बात कहां तक गई, जजेस नजरबंद हुए, 3 नवंबर की इमरजेंसी तक गई, और फिर दमादम मस्त कलंदर पूरे मुल्क ने देखा। वो मूवमेंट स्पॉन्सर्ड था, उसके पीछे क्या नहीं थे, उसके पीछे क्या था, क्या मामला था, लेकिन मुल्क अनरेस्ट पे चला गया। उसके नतीजे में मुशर्रफ साहब को वर्दी उतारना पड़ी, अशफाक परवेज कियानी जो हैं उसके बेनिफिशियरी बने, वो चीफ बन गए। तो वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन ये मामला कैसे, अब देखें ना, जो गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज है, वो प्रेस रिलीज जो उन्होंने एलामिया जारी किया था, वो प्रेस रिलीज भी इस सारे मामले पे चार्जशीट है। जो TORs भेजे गए हैं वो भी चार्जशीट है। और उस दुरानिये में मीटिंग मिनट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे टॉपिक्स कभी ना कभी सरफेस होने हैं और इन्हें फिक्स होना है नहीं होना, लेकिन ये डिस्कशन में आने हैं, इन सारे केसेस में डिस्कस होने हैं। काजी साहब का, मंसूर अली शाह साहब का एग्जेक्टिव से मिलना डिस्कस होना है। अब जब एग्जेक्टिव्स के ऊपर चार्जशीट आई है कि एग्जेक्टिव्स ने ये सारे मामले को, और देखें एक लॉ मिनिस्ट्री या उसकी फंक्शनरीज या वो सारे लोग मिलके जब TORs तय करेंगे तो वो कैसे प्रूव करेंगे, वो चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। तो वो सारा, अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जजेस का जो मामला था उसको इंडिपेंडेंटली जब आपने देखना तो बाई बुक आप देखते तो कोई मसला ही नहीं है। इसमें तो PTI नून लीग का भी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने बाई बुक चलना है, जो भी जमाना आ जाए, जो भी अहद आ जाए, आपने बाई बुक चलना है। जिसका भी अहद आ जाए, लॉ मिनिस्टर जो है वो पूरे पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर है, वो उसी तरह मोतबर है जिस तरह पुराने लॉ मिनिस्टर मोतबर थे। एग्जेक्टिव उसी तरह मोतबर है जिस तरह पुरानी एग्जेक्टिव मोतबर थी। तो उन्होंने बाई बुक चलना है चाहे लोगों तक रिलीफ पहुंच सके। इस सारे मामले में ट्रैप होना था सबसे ज्यादा। इस मामले में अगर किसी को नुकसान होना था तो वो तसद्दुक जिलानी और उनकी फैमिली को होना था। और सबसे बड़ा नुकसान था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर जो हर्फ आया था, उसके ऊपर नुकसान था। तो इन सारे मामलात से बचने के लिए तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो चूंकि बहुत वीक ग्राउंड पे थे और ये कमीशन भी पावरफुल नहीं था, और फिर उन्हें एग्जेक्टिव का जहन भी पता था। उनके TORs भेजने के बाद वो जहन और ज्यादा आया हो गया, और वो मीटिंग मिनट्स जब नहीं भेज रहे तो उनको तो यही ख्याल किया जा रहा था सनात मलिक साहब के जरिए, जो हमें पता चला कि वो तो उन्हें लग रहा था कि फुल कोर्ट ने उनको रिकमेंड किया। तो ये सारा मामला फिर अब कल समाअत है इसकी, कल इस पे देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। 184(3) के तहत प्रूव तो हो नहीं सकता, फुल कोर्ट का मुतालबा तहरीक इंसाफ का है। उसी तरह जिस तरह ऑपोजिशन जो है फुल कोर्ट का मुतालबा किया करती थी और कहती थी कि आप फुल कोर्ट बनाइए, तो गवर्नमेंट के ऊपर, एग्जेक्टिव्स के ऊपर, जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ को लेकर जो ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है, ये एक वक्त आएगा, ये सरफेस होगा। और जब ये सरफेस होगा उस वक्त क्या हालात होंगे इस वक्त प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कि नविश्ता दीवार हो। लेकिन तसद्दुक जिलानी साहब ने जो अपने आप को साइड पे किया, उन्होंने फिर जब इन्फॉर्म किया, इत्तला की, तो फिर काजी साहब को जब वो तारड़ साहब भी कह रहे थे मैं बड़ा दिल गिरफ्तार हूँ क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेन था, ये था वो था। तो जो मैनेजमेंट चल रही थी, जो सारा मामला चल रहा था, वो सारे का सारा मामला जो है वो उसे जीरो पे जाना पड़ा। तसद्दुक जिलानी साहब को जब कंफर्म ये पता चल गया कि 6 जजेस जो हैं वो किसी सूरत भी कमीशन पे एतबार नहीं करेंगे, वो इसे चैलेंज करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहते हैं, 184(3) के तहत ही जाना चाहते हैं। जब ये बात उन तक पहुंची तो उन्होंने सारी चीज़ें दोबारा से कंसीडर भी की, और बहुत सारा ज़हन उनका पहले बना हुआ था, मीटिंग मिनट्स उन्हें पहले नहीं मिल रहे थे, तो फिर ये फैसला हुआ। अब जब भी कभी नेक्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला, बल्कि आपको कल पता चल जाएगा कि 7 रुकनी बेंच का क्या मिजाज है, किधर बात जाती है, और उनको क्या क्या चीज़ें वो जो स्ट्रेटजी करते हैं, स्ट्रेटेजाइज जब करते हैं, उनसे भी बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। कल इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत है। फ़ातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।